21 मई 1996 सेंट्रल अलाबामा काउंटी का एक पुलिस डिप्टी 3 कैदियों को अलग अलग जेलों से कोर्ट ले जा रहा था। इनमें एक था माइकल थॉम्सन, जिस पर हत्या का केस चल रहा था। उसे उसी दिन सजा सुनाई जानी थी। रास्ते में माइकल ने डिप्टी से कहा, क्या मैं आगे वाली सीट पर बैठ सकता हूँ? डिप्टी ने मान लिया। उसके साथ गाड़ी में बैठा था रोजर यारडन, एक ऐसा आदमी जो चोरी के 17 मामलों में पकड़ा जा चुका था और 3 बार जेल से भाग चुका था। तीसरा कैदी एक वर्क रिलीज प्रोग्राम में था, मतलब उसे हल्की सजा मिली थी और कुछ शर्तों पर बाहर काम करने की इजाज़त थी। डिप्टी ने सोचा सफ़र छोटा है, सब ठीक रहेगा, इसलिए उसने किसी को भी हथकड़ी नहीं पहनाई। लेकिन जैसे ही गाड़ी टलाडेगा अलाबामा के पास पहुंची, अचानक माइकल थॉम्सन ने चाल चल दी। उसने डिप्टी पर बंदूक तान दी, गुस्से में बोला, गाड़ी चलाते रहो, जो कहूँ वही करो। डिप्टी डर गया। माइकल ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी को लिंकन अलाबामा के जंगलों की ओर मुड़ने को कहा। जब गाड़ी जंगल में पहुंची तो माइकल और यारडन दोनों ने खुद को आज़ाद कर लिया। फिर उन्होंने डिप्टी और तीसरे कैदी पर बंदूक तानी और उन्हें जंगल के अंदर चलने को कहा। फिर एक और झटका दिया। उन्होंने दोनों बंधकों को कपड़े उतारने को मजबूर किया, जूते तक उतरवा लिए। उसी वक्त डिप्टी की जेब से हथकड़ी की एक एक्स्ट्रा चाबी नीचे गिर गई। किसी ने नोटिस नहीं किया और शायद यही छोटी सी चीज़ बाद में ज़िंदगी बचाने वाली बन गई। डिप्टी के मन में डर था, अब कभी भी ये लोग गोली चला सकते हैं। लेकिन थॉम्सन और यारडन ने गोली नहीं चलाई। उन्होंने वहाँ से जंगल के रास्ते भाग जाना बेहतर समझा। वो दोनों जंगल में टलाडेगा की ओर भाग गए और जाते जाते डिप्टी और तीसरे कैदी के कपड़े छोड़ गए। अब डिप्टी ने थोड़ी राहत की सांस ली और तभी उसे वो गिरी हुई चाबी दिखी। जल्दी से उसने खुद को और तीसरे कैदी को हथकड़ी से आज़ाद किया। अब हालात बहुत नाजुक हो चुके थे, क्योंकि थॉम्सन और यारडन के पास अब डिप्टी की सर्विस पिस्तौल और गाड़ी में रखी शॉटगन थी। मतलब अब उनके रास्ते में जो भी आएगा उसकी जान को खतरा था। डिप्टी और तीसरे कैदी ने जैसे तैसे एक गुजरती गाड़ी को रोका और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे, पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया और पेट्रोलिंग गाड़ियां चारों तरफ भेज दी। लेकिन मुश्किल ये थी, जिस इलाके में तलाशी हो रही थी वो पूरा इलाका जंगलों और सुनसान रास्तों से भरा हुआ था। सैकड़ों मील की दूरी में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शाम तक कोई खबर नहीं मिली। तभी एक अहम सुराग आया। टलाडेगा सिटी पुलिस को एक कॉल मिला। फ़ोन करने वाला था बॉब कुटनी, एक लोकल पैरामेडिक। उसने बताया कि वो अपनी गाड़ी चला रहा था जब पीछे से एक शरीफ की पेट्रोल कार आई और उसकी गाड़ी को रुकवा दिया। उसे लगा कोई नॉर्मल ट्रैफिक चेकिंग होगी, लेकिन जब पुलिस अफसर उसके पास आया तो उसने पूरा यूनिफॉर्म पहन रखा था, इसीलिए बॉब को ज़रा भी शक नहीं हुआ। उस अधिकारी ने उससे कहा, आपकी गाड़ी का मिलान एक हिट एंड रन केस से हो रहा है, लाइसेंस और वॉलेट दिखाइए। बॉब ने जवाब दिया, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, आप चाहें तो मेरी गाड़ी देख लीजिए, एक खरोच तक नहीं है। उस आदमी ने फिर कहा, आपकी गाड़ी उस केस के विवरण से मिलती है, हमें चेक करना ही पड़ेगा। बॉब कोटनी अब भी निश्चिंत था, क्योंकि जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसने पूरी पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। बैज, नाम की पट्टी, कमर पर बंदूक, सब कुछ असली लग रहा था। कोटनी ने कहा, मैं पैरामेडिक हूँ, ये मेरा बैज नंबर है, आप चाहें तो कॉल करके चेक कर सकते हैं। लेकिन उस नकली डिप्टी ने कुछ नहीं सुना। उसने सख्त लहजे में कहा, गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें एक्सीडेंट वाली जगह ले जा रहे हैं। कोटनी अब भी सोच रहा था, कोई बड़ी बात नहीं होगी, मेरी गाड़ी तो ठीक है, कुछ देर में सब साफ हो जाएगा। लेकिन तभी कहानी ने अचानक मोड़ लिया। जैसे ही पेट्रोल कार आगे बढ़ी, पीछे से एक पिकअप ट्रक आकर रुका। उसमें से एक आदमी उतरा। वो सामान्य कपड़ों में था, लेकिन हाथ में शॉटगन थी। वो तेज़ी से ट्रक की ओर भागा और उसमें कुछ सामान डालने लगा। बाद में पुलिस को समझ में आया कि पिकअप ट्रक चलाने वाला था रोजर यारगन, जो पहले भी 3 बार जेल से भाग चुका था। और पेट्रोल कार में पुलिस की वर्दी पहनकर जो आदमी बॉब को बैठा रहा था वो था माइकल थॉम्सन, वही कातिल जो उस दिन कोर्ट जा रहा था। अब सारी तस्वीर साफ थी। माइकल थॉम्सन एक नकली डिप्टी बना हुआ था, वो पेट्रोल कार चला रहा था। पीछे उसकी टीम में था यारडन, जो पिकअप ट्रक से सारा सामान ले जा रहा था, और कार की पिछली सीट पर बंधक बना बैठा था पैरामेडिक बॉब कुटनी। कुटनी ने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? उनमें से एक बोला, हमें बस तुम्हारी गाड़ी चाहिए, हम तुम्हारा ट्रक ले रहे हैं। यहीं कुटनी को समझ आया कि ये ट्रैफिक स्टॉप नहीं बल्कि उसका अपहरण है। अब वो पूरी तरह उन अपराधियों के कब्जे में था। डर के मारे उसने रहम की भीख मांगी, मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है, मेरी पत्नी और बच्चे हैं, तुम्हारे पास मेरी गाड़ी और हथियार पहले ही है, मुझे मारने की कोई वजह नहीं है। माइकल थॉम्सन और रोजर यारडन उसे हाईवे से हटाकर एक सुनसान जगह ले गए। गाड़ी में उन्हें कोटनी की 9 मिलीमीटर पिस्तौल भी मिल गई थी। अब कोटनी बिल्कुल लाचार था, पुलिस क्रूजर की बंद पिछली सीट में फंसा हुआ। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे बाहर निकाला और क्रूजर के ट्रंक में ठूस दिया। अंधेरे और तंग जगह में पड़े कोटनी को लगा कि यही उसकी आखिरी घड़ी है। उसने सोचा, अगर वे गोली चलाएं तो शायद वो अपने शरीर को इस तरह मोड़ ले कि गोली सीधे उसके अंगों तक ना पहुंचे। बाहर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ें आती रहीं।
तभी उसने अपनी ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट होते सुना। अपराधी अब उसका ट्रक लेकर भाग चुके थे। ट्रंक के अंदर गर्मी पड़ रही थी। कॉटनी को घुटन महसूस होने लगी। वो सोचने लगा, अगर सांस तेज ली तो जल्दी थक जाऊंगा, पानी भी नहीं है, शायद प्यास से ही बेहोश हो जाऊं। डर और घबराहट से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन तभी उसे याद आया कि वो खुद पैरामेडिक है। उसने सैकड़ों लोगों को मुश्किल वक्त में समझाया है। अब वही ज्ञान उसे खुद पर लागू करना था। ट्रंक में पड़ा एक जैकेट उसने इस्तेमाल किया और लगभग 2 घंटे तक कोशिश करता रहा। आखिरकार ट्रंक खुल गया और वो बाहर निकल आया। भागकर वो नज़दीकी एक घर पहुंचा। वहां की महिला ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। अब पुलिस ने नया अलर्ट जारी किया। इस बार फरार अपराधियों के पास 2 9 मिलीमीटर पिस्तौलें और एक शॉटगन थी। और सबसे खतरनाक बात, अब उनके पास काले रंग का पिकअप ट्रक था जिसमें भरपूर ईंधन था और पास ही हाईवे था। इसका मतलब साफ था, माइकल थॉम्सन और रॉजर यार्डेन के पास लंबी बढ़त थी। वे कहीं भी गायब हो सकते थे। 7 दिन बाद और लगभग 1200 मील दूर न्यू मैक्सिको के सांता रोजा में वही काला पिकअप ट्रक मिला। उसकी नंबर प्लेट उतार दी गई थी और पहचान छुपाने के लिए डैशबोर्ड से वाहन पहचान संख्या VNI तक मिटा दी गई थी। लेकिन जांचकर्ताओं ने ट्रक के चासीस पर छिपी दूसरी पहचान संख्या ढूंढ ली। रिकॉर्ड चेक करने पर साफ हुआ कि ये वही ट्रक था जो अल्बामा में पैरामेडिक बॉब कॉटनी से छीना गया था। अब मामला कई राज्यों में फैल चुका था, इसलिए FBI को तुरंत खबर दी गई। इलाके की गहराई से तलाशी ली गई, मगर माइकल थॉम्सन और रॉजर यार्डेन का कोई पता नहीं चला। उन्होंने जानबूझकर वही गाड़ी छोड़ दी थी जिसे पुलिस आसानी से ट्रेस कर सकती थी। 7 जून 1996 को बर्मिंघम अल्बामा में FBI ने दोनों अपराधियों के खिलाफ जेल से भागने और हिरासत से बचने का आधिकारिक वारंट जारी किया। पूरे देश की पुलिस एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया कि अगर कहीं भी यार्डेन और थॉम्सन दिखें तो तुरंत रिपोर्ट करें। करीब 2 हफ्ते बाद उस जगह से 1200 मील पूर्व जहां न्यू मैक्सिको में ट्रक मिला था, इंडियाना के टेरे शहर के पास फाउलर झील में कुछ छात्र डाइविंग कर रहे थे। वहीं उन्हें पानी के भीतर एक कार दिखी। FBI एजेंट डीन जेनकिंस अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि कार 25 से 30 फीट गहराई में उल्टी पड़ी थी। उसकी विंडशील्ड टूटी हुई थी, जैसे किसी ने कार को सीधे रैम से झील में धकेल दिया हो। इंडियाना डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की टीम झील में उतरी और जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि कार लाल रंग की थी और उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। अंदर कई सामान बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि ट्रैवलर्स चेक तक झील की तलहटी में पड़े मिले। लेकिन एक चीज़ नहीं मिली, किसी भी इंसान का शव। जांचकर्ताओं को सबसे अजीब बात यही लगी कि चोरी की गाड़ियों में आमतौर पर निजी सामान रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया जाता है, लेकिन इस कार में इतने पर्सनल सामान का मौजूद होना किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहा था। कार को झील से निकालकर किनारे लाया गया। जब तकनीशियन ने ट्रंक खोला तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज़ मिली, एक ब्रिटिश पासपोर्ट। ये पासपोर्ट था सेना के मेजर डेविड निकोल्स का। इसके बाद ग्लव कंपार्टमेंट की तलाशी ली गई। वहाँ से और भी सामान मिला, ट्रैवलर्स चेक और एयरलाइन टिकट की पर्चियाँ, सब मेजर निकोल्स के नाम पर। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खोज थी एक जेल बुकिंग स्लिप। ये स्लिप अल्बामा की जेल से जुड़ी हुई थी और उसके पीछे हाथ से लिखा एक नाम और पता था। कार की पहचान संख्या चेक करने पर पता चला कि ये गाड़ी कोलोराडो से किराए पर ली गई थी। इसे मेजर निकोल्स ने किराए पर लिया था, लेकिन 16 दिन बाद इसे गुमशुदा रिपोर्ट किया गया और उसी समय से मेजर भी लापता थे। अब साफ हो चुका था कि एक विदेशी सैन्य अधिकारी किसी अपराध का शिकार बन चुका है। मामला गंभीर था, इसीलिए इंडियाना पुलिस स्थित FBI फील्ड ऑफिस से सुपरवाइजरी स्पेशल एजेंट जैक ओट्सबर्ट को बुलाया गया। ओट्सबर्ट को शक हुआ कि कार में मिली जेल बुकिंग स्लिप ही इस गुत्थी को सुलझाने की कुंजी हो सकती है। उस स्लिप के पीछे कुछ हाथ से लिखे नोट्स थे। ज़्यादातर में फ़ोन नंबर नहीं थे, लेकिन कुछ नाम और पते ज़रूर थे। जांच में सामने आया कि उन्हीं नाम पतों में से एक सीधे जुड़ता था रॉजर यार्डेन के रिश्तेदार से। ये महिला उसकी मौसी थी जो टेरे होट इंडियाना में रहती थी, और यार्डेन वहीं था जो जेल से फरार होकर न्यू मैक्सिको तक पुलिस को छका चुका था। जब एजेंट्स ने उस महिला से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसका नाम अल्बामा की जेल बुकिंग स्लिप के पीछे क्यों लिखा है। उसने साफ इनकार किया कि उसे मेजर डेविड निकोल्स, उनकी लाल किराए की कार या अपने भतीजे के फरार होने के बारे में कोई जानकारी है। उसने बस इतना माना कि उसका एक भतीजा है, रॉजर डेल यार्डेन। उसके अनुसार यार्डेन उस समय अल्बामा की जेल में बंद था और वो उससे अक्सर चिट्ठियों के जरिए संपर्क करती थी। उसके बच्चे भी यार्डेन को पत्र लिखा करते थे। महिला ने यह भी कहा कि यार्डेन के कुछ पुराने दोस्त इंडियाना के इलाके में रहते थे, लेकिन उनके नाम उसे याद नहीं है। FBI को शक था कि अगर रॉजर यार्डेन इंडियाना पहुंचा है तो उसके साथ खतरनाक अपराधी माइकल थॉम्सन भी जरूर होगा। एजेंट्स जानते थे कि इन दोनों ने अलाबामा में पहले ही 3 लोगों की जान लेने की धमकी दी थी। उनके पास 2 पिस्तौलें और एक शॉटगन थी। ये भी माना जा रहा था कि शायद इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उन्होंने ब्रिटिश मेजर डेविड निकोल्स को मारने के लिए किया हो। जून 1996 में FBI और इंडियाना पुलिस ने एक बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया। उनका लक्ष्य था माइकल थॉम्सन और रॉजर यार्डेन को ढूंढ निकालना।
दोनों ना केवल अलाबामा से भागे हुए कैदी थे, बल्कि अब ब्रिटिश आर्मी मेजर डेविड निकोल्स की गुमशुदगी के भी मुख्य संदिग्ध बन चुके थे। इंडियाना की झील से निकली मेजर की कार और उसके अंदर मिली जेल बुकिंग स्लिप सीधा इन्हीं दोनों अपराधियों की ओर इशारा कर रही थी। FBI सुपरवाइजरी स्पेशल एजेंट जैक ऑसबर्न ने बाद में कहा, ये सबूत साफ तौर पर उस गाड़ी को हमारे लापता मेजर से जोड़ता था। मेजर टेरे होंट के आसपास नहीं मिले, न ही उनका शव झील में था, लेकिन सबूतों से ये साफ था कि दोनों फरार कैदी साथ थे और उनके पास ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर की गाड़ी थी। हो सकता है वे अब भी टेरे होंट इलाके में छिपे हों। आगे की जांच के लिए FBI एजेंट्स वाशिंगटन DC में ब्रिटिश एम्बेसी पहुंचे। उन्हें ये समझना था कि आखिर मेजर डेविड निकोल्स की यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी मुलाकात इन फरार अपराधियों से हो गई। ब्रिटिश सरकार ने FBI को शुरुआती जानकारी दी। बताया गया कि उनका एक सैन्य अधिकारी मिलिट्री ऑफिसर मेजर डेविड निकोल्स 20 मई को अमेरिका पहुंचा था। उन्होंने डेनवर में लैंड किया था और उनकी योजना थी न्यू मैक्सिको जाने की, जहां वे एक भाषा स्कूल में शामिल होने वाले थे। उसके बाद उन्हें टेक्सास में एक और प्रशिक्षण स्कूल जाना था। ये दोनों आदेश नाटो की तरफ से जारी किए गए थे। मेजर निकोल्स का शेड्यूल बिल्कुल तय था। 26 मई को उन्हें अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में अपना पहला सेमिनार अटेंड करना था। वे ब्रिटिश डिफेंस स्कूल ऑफ लैंग्वेज के वाइस कमांडर थे और भाषाओं के जानकार थे। निकोल्स 5 अलग अलग भाषाएं बोल सकते थे। अमेरिका आने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों से कहा था कि सेमिनार शुरू होने से पहले कुछ दिन घूमने फिरने में बिताएंगे, लेकिन भाषा स्कूल के अधिकारियों ने FBI को बताया कि मेजर कभी वहां पहुंचे ही नहीं। उनके गायब होने की खबर से ब्रिटिश सरकार की चिंता और बढ़ गई। ना तो वो स्कूल पहुंचे और ना ही अपने परिवार या दोस्तों से उनका कोई संपर्क हुआ। FBI सुपरवाइजरी एजेंट जैक ऑसबर्न ने ये केस अल्बुकर्क स्थित फील्ड ऑफिस को सौंपा। यहाँ स्पेशल एजेंट जॉन शम को जिम्मेदारी दी गई कि वो पता लगाए कि मेजर को आखिरी बार कहाँ देखा गया था। अब एजेंट्स के पास सिर्फ एक ही सुराग था, डेनवर से अल्बुकर्क तक का 450 मील लंबा रास्ता। FBI को मेजर का यात्रा कार्यक्रम, उनकी तस्वीरें, उनका विवरण और अमेरिका में उनके संभावित संपर्क दिए गए। जरूरी था ये समझना कि वे इस सफर में कहां और कैसे गुम हो गए। इसके लिए एजेंट्स ने मेजर निकोल्स के क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड खंगाला। आखिरी बार उनका कार्ड कोलोराडो और न्यू मैक्सिको की सीमा पर स्थित छोटे से शहर राइटन में इस्तेमाल हुआ था। वहां उन्होंने गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरवाया था और ये वही जगह थी जो सिर्फ 150 मील दूर थी उस स्थान से जहां अपराधी माइकल थॉमसन और रोजर यार्डन ने चोरी किया हुआ काला पिकअप ट्रक छोड़ दिया था। अब FBI की जांच का फोकस साफ था। मेजर निकोल्स आखिरी बार राइटन में देखे गए थे। इसके बाद उन्हें अल्बुकर्क के एक होटल में पहुंचना था, जहां उन्होंने पहले से कमरा बुक कर रखा था, लेकिन वे कभी उस होटल तक नहीं पहुंचे। उनकी बुकिंग कैंसिल भी नहीं हुई थी। साफ था कि मेजर कहीं राइटन और अल्बुकर्क के बीच ही गुम हो गए। FBI को शक था कि थॉमसन और यार्डन ने ही मेजर का अपहरण किया होगा, लेकिन वे दोनों खुद भी फरार थे। जांच आगे बढ़ाने के लिए एजेंट जॉन शम ने इंग्लैंड में मेजर की पत्नी से बात की। उन्होंने कहा, मेरे पति बहुत सीधे साधे इंसान थे। अगर उनका सामना अपराधियों से होता तो वे कभी टकराव नहीं करते। वे वही करते जो सामने वाले कहते, चाहे गाड़ी देनी हो या पैसे। उनका सबसे बड़ा डर यही रहा होगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे वे सुरक्षित इंग्लैंड लौटकर अपने बच्चों की परवरिश ना कर पाएं। इसी बीच इंडियाना में उसी झील के पास जहां से मेजर की कार मिली थी, स्थानीय पुलिस को एक और कॉल मिली। ये कॉल एक जंकयार्ड मैनेजर ने किया। उसने बताया कि उसकी प्रॉपर्टी पर 2 संदिग्ध आदमी देखे गए हैं। जब पुलिस पहुंची तो दोनों आदमी एक पिकअप ट्रक से उतरकर जंगल की तरफ भाग गए। ट्रक पर कबाड़ लदा हुआ था। अकेले पुलिसकर्मी के लिए उनका पीछा करना खतरनाक था, इसलिए उसने ट्रक का नंबर रेडियो पर बताया। चेक करने पर पता चला कि ट्रक चोरी का था। क्राइम सीन टेक्नीशियनों ने ट्रक की तलाशी ली। उन्हें वहां से कुछ अहम सबूत मिले। एक वीडियो कैमरे की स्ट्रैप का टैग जो मेजर डेविड निकोल्स का था। इसके अलावा एक चिट्ठी भी मिली जो रोजर यार्डन की मां अलाबामा के नाम पर लिखी गई थी। उसमें लिखा था कि वो जेल से बाहर आ चुका है और अब टेरे होंट इलाके में रहेगा। FBI ने तुरंत यार्डन की मां से संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि उसे अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसने उससे कोई खबर भी नहीं सुनी। फिर भी जांचकर्ताओं के लिए तस्वीर अब और साफ होती जा रही थी। ट्रक से मिले सबूत साबित कर रहे थे कि ये गाड़ी सीधे रॉजर यार्डन और माइकल थॉमसन से जुड़ी है, और सबसे अहम बात, यही गाड़ी मेजर डेविड निकोल्स के गुमशुदा होने से भी जुड़ गई थी। टेरे होंट के एक हाई स्कूल के पास FBI और इंडियाना पुलिस ने अस्थायी कमांड पोस्ट बनाया। अदालत से आदेश मिलने के बाद यार्डन के पुराने जुवेनाइल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। उनमें एक दिलचस्प बात सामने आई। रॉजर यार्डन अक्सर एक खास दोस्त के साथ पकड़ा जाता था। जब एजेंट्स ने उस दोस्त की जानकारी निकाली तो पता चला कि वो पास के एक ऑटो सैल्वेज यार्ड कबाड़ खाने में मैनेजर था। ये सुराग बेहद अहम था। इंडियाना पुलिस FBI के स्पेशल एजेंट विलियम हैमिल्टन को ये जानकारी मिली। उन्होंने और उनके साथी ने तय किया कि वे बिना पहचान बताए इलाके में जाएंगे। दोनों एक साधारण सी बिना पुलिस मार्किंग वाली गाड़ी लेकर उस यार्ड पहुंचे। उनका बहाना था एक खास गाड़ी का पुर्जा ढूंढना।
करीब 5 एकड़ में फैला हुआ यार्ड सही मायनों में छिपने की जगह लग रहा था। चारों तरफ पुरानी गाड़ियों का जाल था और किनारों पर घने जंगल। एजेंट्स ने चुपचाप उस जगह पर निगरानी शुरू कर दी। एजेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी था ये पक्का करना कि यार्डन का बचपन का दोस्त सच में उसी यार्ड में काम कर रहा है। अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने बैज और हथियार तक गाड़ी में छोड़ दिए। अब वे पूरी तरह अंडरकवर थे। वे यार्ड के दक्षिणी हिस्से में पहुंचे। जंगल के किनारे एक ट्रेलर खड़ा था और उसके पास 2 आदमी काम कर रहे थे। उनका हुलिया बिल्कुल फरार कैदियों जैसा लग रहा था, लेकिन एजेंट्स निहत्थे थे इसलिए पक्का नहीं कर पाए। सीधे सामने जाने के बजाय उन्होंने यार्ड मैनेजर से बात शुरू की। बातचीत के दौरान ये साफ हो गया कि वही यार्डन का पुराना दोस्त है। उसने कहा कि वो रॉजर यार्डन को कई सालों से जानता है और ये भी बताया कि जून की शुरुआत में यार्डन अपने साथी के साथ उसके घर आया था। उस समय वे एक लाल टॉरस कार में थे और ये वही कार थी जिसका विवरण मेजर डेविड निकोल्स की गुमशुदा कार से मिलता था। लेकिन जब तक बातचीत खत्म हुई और एजेंट्स ने इधर उधर देखा, तब तक ट्रेलर के पास खड़े दोनों आदमी गायब हो चुके थे। FBI का मानना था कि वे और कोई नहीं बल्कि माइकल थॉम्सन और रॉजर यार्डन ही थे। फौरन एक अरेस्ट टीम बनाई गई। एजेंट्स और स्थानीय पुलिस फिर से उस यार्ड की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पिकअप ट्रक तेज रफ्तार से सामने से गुजरा। एक एजेंट ने साफ देखा कि गाड़ी के अंदर रॉजर यार्डन बैठा था और उसके साथ यार्ड का मैनेजर भी था। ये तय नहीं हो पाया कि माइकल थॉम्सन भी उसमें था या नहीं। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर जाकर रुकी। तभी यार्डन कूदकर जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने उसके दोस्त को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पकड़े गए मैनेजर ने कहा कि यार्डन ने उसे मजबूर किया था कि वो ट्रक चलाकर पुलिस को चकमा दे। जैसे ही मौका मिला, यार्डन भाग निकला। उसने दावा किया कि उसने जानबूझकर अपराधियों की मदद नहीं की और ना ही उसे उनके हालिया अपराधों के बारे में कुछ पता था। उसे बस इतना मालूम था कि रॉजर यार्डन पहले चोरी के केस में जेल गया था। पुलिस ने यार्डन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक बार फिर उनके हाथ से निकल गया। उसकी तलाश के लिए अब एक कैनाइन यूनिट बुलाई गई। प्रशिक्षित कुत्तों ने यार्डन की गन पकड़ ली और ट्रैक करना शुरू किया। आखिरकार 2 जुलाई 1996 को रॉजर यार्डन ने हार मान ली। उसे समझ आ गया कि अब वो और नहीं भाग सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसका साथी और हत्या का दोषी माइकल थॉम्सन अभी भी फरार था। FBI स्पेशल एजेंट जैक ओसबर्ट ने उस समय कहा था, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमारे सामने एक और फरार अपराधी है और शायद ये दोनों में सबसे खतरनाक है। हमें नहीं पता कि वो अभी इसी इलाके में है या कहीं और। क्या वो ट्रेलर में छिपा है, जंगल में भाग गया है या उसके पास हथियार है? कुछ भी हो सकता है। शक था कि थॉम्सन ने ऑटो सैल्वेज यार्ड के ट्रेलर में शरण ली है, इसलिए पुलिस और FBI ने ट्रेलर को चारों तरफ से घेर लिया। एजेंट्स ने चेतावनी दी, हम ट्रेलर के अंदर आंसू गैस छोड़ेंगे, बाहर निकल आओ, हाथ ऊपर करके सरेंडर करो। अब पूरा ट्रेलर घेरा जा चुका था। एजेंट सतर्क थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं माइकल थॉम्सन अंदर ना हो और उसके पास कोई लंबी रेंज की बंदूक या पिस्तौल ना हो। चारों तरफ सुरक्षा घेरे को और कड़ा कर दिया गया। बार बार चेतावनी दी गई, हाथ ऊपर करके बाहर आओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार अधिकारियों ने आंसू गैस छोड़ने का आदेश दिया। ट्रेलर चारों तरफ से घेर लिया गया और गैस छोड़ी गई। माहौल तनाव से भर गया। सबकी निगाहें दरवाजे पर थी कि शायद अब खुल जाएगा और माइकल थॉम्सन बाहर आ जाएगा। 2 जुलाई 1996, उसी दिन जब रॉजर यार्डन इंडियाना में पकड़ा जा चुका था। FBI एजेंट्स को यकीन था कि अब उसका साथी माइकल थॉम्सन भी हाथ लग जाएगा। उन्होंने पूरी ताकत से ट्रेलर पर धावा बोला। लेकिन जब डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के एजेंट डीन जेनकिंस और उनकी टीम अंदर पहुंची तो नजारा बिल्कुल अलग था। ट्रेलर खाली पड़ा था। वहां माइकल थॉम्सन का कोई नामो निशान नहीं था। ये सबके लिए बड़ी निराशा थी। सबको लगा था कि दोनों फरार कैदियों को एक साथ पकड़ लिया जाएगा और केस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पकड़ा गया था और दूसरा अब भी आज़ाद घूम रहा था। इसके बाद एजेंट्स ने सैल्वेज यार्ड के मैनेजर से पूछताछ की। वही बचपन का दोस्त जिसने अनजाने में इन फरार अपराधियों को पनाह दी थी। उसने कहा कि उसे माइकल थॉम्सन के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही ये कि यार्डन किन अपराधों में शामिल था। लेकिन उसने एजेंट्स को एक अहम जानकारी दी। उसने वो जगह दिखाई जहां यार्डन और थॉम्सन अपना सामान रखते थे। एक कार के ट्रंक से एजेंट्स को एक सूटकेस मिला जिस पर साफ लिखा था डेविड निकोल्स। ये वही लापता ब्रिटिश मेजर था। सूटकेस के अंदर उनके कपड़े और सामान रखा था। इस खोज ने FBI के शक को और मजबूत कर दिया कि दोनों अपराधियों ने न्यू मैक्सिको में ही मेजर का अपहरण किया था। इसके बाद तलाशी और बड़ी कर दी गई। पूरे सैल्वेज यार्ड और आसपास के इलाके में करीब 3 मील का घेरा बनाकर सुरक्षा खड़ी कर दी गई। यार्ड मैनेजर को साफ हिदायत दी गई कि अगर वो थॉम्सन को कहीं देखे तो तुरंत पुलिस को खबर दे। FBI और पुलिस टीमों ने कैनाइन यूनिट की मदद से 3-4 अधिकारियों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए और यार्ड, जंगल और हर पगडंडी की तलाश शुरू कर दी। ये खोज दोपहर से शुरू होकर देर रात तक चलती रही, लेकिन इसके बावजूद भी माइकल थॉम्सन पुलिस के हाथ नहीं आया। वो फिर से सभी की पकड़ से निकल गया। एजेंट्स को शक होने लगा कि शायद वो सुरक्षा घेरे से भी बाहर जा चुका है।
अगली सुबह 3 जुलाई 1996 जब रॉजर यार्डन पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, अचानक वो फ़ोन कॉल आया जिसका सभी को इंतज़ार था। कॉल यार्डन के बचपन के दोस्त का था। उसने FBI को बताया, माइकल थॉम्सन अभी जंकयार्ड में है। वो मेरे घर के पास एक कार के पीछे सो रहा है। इस खबर से FBI सतर्क हो गई, लेकिन उनके मन में चिंता भी थी। अगर थॉम्सन के पास हथियार हुआ तो हालात खतरनाक हो सकते थे। लेकिन इस बार माइकल थॉम्सन ने ना भागने की कोशिश की और ना ही विरोध किया। उसने शांत होकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 43 दिनों की लंबी तलाश, 6000 मील की दूरी और हजारों घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार ब्रिटिश मेजर डेविड निकोल्स की गुमशुदगी से जुड़े दोनों फरार अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। माइकल थॉम्सन पकड़ा गया, लेकिन उसने जांचकर्ताओं से एक भी शब्द नहीं कहा। दूसरी ओर रॉजर यार्डन, जिसे एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल अलग रवैया दिखाया। उसे उम्मीद थी कि अगर वो FBI की मदद करेगा तो उसकी सज़ा हल्की हो सकती है। FBI स्पेशल एजेंट जैक ऑसबर्न ने उसकी पूछताछ शुरू की। यार्डन ने साफ कहा कि वो सब बताएगा, कैसे वे जेल से भागे, कैसे अलाबामा में गाड़ियां छीनी और आगे क्या क्या हुआ। यही पहली बार जांचकर्ताओं को सच पता चला। ब्रिटिश आर्मी अधिकारी मेजर डेविड निकोल्स अब जिंदा नहीं थे। अलाबामा से गाड़ी छीनने के बाद दोनों न्यू मैक्सिको पहुंचे। वहां उन्होंने पैसे के लिए ट्रक से औजार बेच दिए, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने तय किया कि अब किसी और यात्री को लूटना होगा और उसकी गाड़ी छीननी होगी। इसके लिए उन्होंने राइटन, न्यू मैक्सिको से लगभग 100 मील दक्षिण में एक सुनसान रेस्ट एरिया चुना। ये वही जगह थी जहां तक मेजर निकोल्स की यात्रा दर्ज की गई थी। अपराधी किसी अकेले यात्री का इंतजार करने लगे और तभी वहां मेजर डेविड निकोल्स अपनी कार लेकर पहुंचे। अलाबामा में जैसे उन्होंने पहले किया था, वैसे ही इस बार भी उन्होंने मेजर को गाड़ी से उतारा और बंदूक की नोक पर उन्हें कार के ट्रंक में बंद कर दिया। इसके बाद थॉम्सन मेजर की किराए की कार चलाने लगा और यार्डन उनके ट्रक से पीछे पीछे आया। यार्डन की गवाही के मुताबिक मेजर का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनकी पत्नी ने FBI को पहले बताया था। मेजर शांत रहे, उन्होंने किसी तरह का विरोध नहीं किया। वे बस यही चाहते थे कि हालात और ना बिगड़े। पूछताछ के दौरान FBI एजेंट जॉन शैम ने कहा, जो कुछ मेजर की पत्नी ने हमें बताया था वही यार्डन ने भी दोहराया। मेजर निकोल्स ने विरोध नहीं किया। उन्होंने बातचीत में अपने इंग्लैंड में रह रहे 3 बेटों का जिक्र किया और कहा कि उन्हें उनके पास लौटना है। वे बार बार यही कहते रहे कि उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य उन्हीं पर टिका था। यार्डन ने अपनी सफाई में कहा कि इस पूरे अपहरण की योजना माइकल थॉम्सन ने बनाई थी। वही हर फैसला ले रहा था और पूरे घटनाक्रम का नेतृत्व कर रहा था। दोनों अपराधी लगभग 50 मील तक गाड़ी चलाकर हाईवे से आकर एक सुनसान जगह पहुंचे। अंधेरे में थॉम्सन ने मेजर डेविड निकोल्स को ट्रंक से बाहर निकाला, बंदूक की नोक पर उसे आगे ले गया और फिर बिना किसी चेतावनी के सिर के पीछे गोली मार दी। इसके बाद उसने शव को पलटकर दोबारा गोली चलाई। वहीं उसी जगह दोनों ने मेजर का शव छिपा दिया और कुछ मील दूर जाकर उनका पिकअप ट्रक छोड़ दिया। यार्डन ने कबूल किया कि थॉम्सन ने कभी ये नहीं बताया कि उसने मेजर की हत्या क्यों की। इसके बाद दोनों फरार अपराधी मेजर की किराए की कार लेकर इंडियाना पहुंचे और उसे फाउलर झील में डुबो दिया। FBI की पूछताछ में यार्डन ने सब कुछ मान लिया, लेकिन आगे सहयोग के लिए उसने शर्त रखी। वो तभी मेजर के शव की सही जगह बताएगा अगर सरकार ये भरोसा दिलाए कि उस पर डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड की मांग नहीं की जाएगी। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे अलाबामा की किसी स्टेट जेल में ना भेजा जाए। FBI एजेंट्स ने उसकी बातें सुनी। उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी मेजर डेविड निकोल्स का शव ढूंढना। स्पेशल एजेंट जॉन शम ने बाद में कहा, हमारे लिए ये बेहद जरूरी था कि मेजर का शव मिले। ये मुकदमे में सबसे अहम सबूत बन सकता था, और सबसे बड़ी बात, जब हम उन्हें जिंदा नहीं बचा पाए तो कम से कम उनका शव उनके परिवार को लौटाना हमारा कर्तव्य था। आखिरकार फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने रॉजर यार्डन की शर्त मान ली। इसके बाद रॉजर यार्डन ने जांचकर्ताओं से कहा कि वो उन्हें न्यू मैक्सिको के जंगलों में उस जगह तक ले जाएगा जहां मेजर डेविड निकोल्स का शव छुपाया गया था। लेकिन FBI के लिए ये आसान नहीं था। यार्डन एक अनुभवी फरार अपराधी था। वो अलाबामा की जेल से 4 बार भाग चुका था। एजेंट्स को डर था कि कहीं ये सब उसकी किसी नई भागने की योजना का हिस्सा ना हो। FBI की टीम के सामने दोहरी चुनौती थी, एक तरफ मेजर निकोल्स का शव ढूंढना और दूसरी तरफ यार्डन की हर हरकत पर नजर रखना, ताकि वो किसी तरह एजेंट्स को चकमा देकर फिर से भाग ना सके। सुरक्षा के लिए SWAT टीम को भी मौके पर तैनात किया गया। एजेंट्स को ये चिंता भी थी कि कहीं यार्डन के दोस्त आसपास छिपे ना हों और अचानक हमला करके उसे छुड़ाने की कोशिश ना करें। 24 सितंबर 1996 रॉजर यार्डन को दोबारा पकड़े जाने के बाद FBI उसे न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाके में ले गई। यार्डन ने दावा किया कि यही वो जगह है जहां मेजर की हत्या के बाद शव छुपाया गया था। बाद में FBI स्पेशल एजेंट जॉन शम ने कहा, अगर यार्डन मदद ना करता तो इतनी सुनसान जगह पर शव ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। वो इलाका बेहद वीरान था। एक सुनसान 2 लेन सड़क से होकर करीब 1 मील तक कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर जाना पड़ा। फिर कई 100 गज तक एक कैटल पास्चर, मवेशियों का मैदान पार करना पड़ा। इतनी दूर और सुनसान जगह कि वहां किसी का पहुंचना लगभग असंभव लगता था। एजेंट्स को अब भी शक था कि कहीं यार्डन ये सब किसी और चाल के तहत तो नहीं कर रहा।
लेकिन आखिरकार उसने एक जगह की ओर इशारा किया। उस पल यार्डन भी असामान्य रूप से गंभीर और चुप था। यही वो जगह थी जहां मेजर डेविड निकोल्स का शव बरामद हुआ। अब आखिरकार उनका परिवार उन्हें सम्मानजनक अंतिम विदाई दे सकता था। लेकिन लंबे समय तक खुले में पड़े रहने की वजह से शव की पहचान आसान नहीं थी। इसके लिए डेंटल एक्सरेज लिए गए और इंग्लैंड से भेजे गए रिकॉर्ड से उनका मिलान किया गया। नतीजा साफ था, ये शव ब्रिटिश आर्मी के मेजर डेविड निकोल्स का ही था। परिवार को ब्रिटेन में ये दुखद खबर पहुंचा दी गई। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी माइकल थॉमसन था। अदालत में उसने कारजैकिंग और एक विदेशी अधिकारी की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। उसे बिना पैरोल की संभावना के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा अलबामा में अपहरण, लूटपाट और फरारी के मामलों में उसे 5 और उम्र कैद की सजाएं दी गईं। वहीं रॉजर यार्डन ने जांच में सहयोग किया था, इसलिए उसे सिर्फ कारजैकिंग के एक अपराध में दोषी ठहराया गया और 18 साल की सजा सुनाई गई। उसकी शर्त के मुताबिक उसे अलबामा की स्टेट जेल में नहीं भेजा गया, बल्कि एक संघीय जेल में सजा काटनी थी। शुरुआत में उसे अस्थायी तौर पर लास वेगास, न्यू मैक्सिको की एक काउंटी जेल में रखा गया ताकि बाद में ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। रॉजर यार्डन एक बार फिर जेल से फरार हो गया। इस बार उसके साथ 2 और कैदी भी भाग निकले। कुत्तों की मदद से बनी एक खोज टीम ने यार्डन की गंध को ट्रैक किया। निशान जेल से निकलकर सीधे हाईवे तक पहुंचे और वहीं खत्म हो गए। उसी दिन फरार हुए 2 कैदियों में से एक पकड़ा गया। उसकी टांग भागते वक्त घायल हो गई थी और वो ज्यादा दूर पैदल नहीं जा पाया। उस कैदी ने पुलिस को बताया कि पूरा फरारी प्लान यार्डन नहीं बनाया था। दरअसल जेल के अंदर मौजूद ब्लैक मार्केट से यार्डन ने एक एलन रेंच और हैक्सो का इंतजाम कर लिया था। इन औजारों से उसने जेल की मेंटेनेंस पैनल खोली और एयर डक्ट तक पहुंच गया। वहां से वो रेंगते हुए छत तक पहुंचा और डक्टवर्क काटकर ऊपर निकल गया। बाहर निकलते ही चौथे कैदी ने, जो पीछे रह गया था, पैनल को दोबारा फिट कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद यार्डन और बाकी कैदी छत पर दौड़ते हुए पहुंचे और दीवार कूदकर बाहर निकल गए। बाहर आते ही सब अलग अलग दिशाओं में भाग गए। पकड़े गए कैदी ने बताया कि यही आखिरी बार उसने रॉजर यार्डन को देखा था। जब यार्डन फिर से जेल की दीवार फांककर भाग निकला तो कुछ देर बाद ही जेल अधिकारियों ने FBI स्पेशल एजेंट जॉन शम को इसकी खबर दी। एजेंट शम ने बाद में कहा, जब मैंने सुना कि यार्डन एक बार फिर संघीय हिरासत से भाग गया है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। ये वही आदमी था जिसकी फरार होने की लंबी हिस्ट्री रही है। कस्टडी में रखने वालों को उसकी आदतों का पता होना चाहिए था और उन्हें और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। जांचकर्ताओं का मानना था कि रॉजर यार्डन शायद अपने परिवार या पुराने जानकारों के पास लौटेगा। इसी शक में FBI ने रुख किया डी काउंट अलाबामा का। एजेंट्स ने वहां उसके हर संभावित संपर्क से पूछताछ शुरू की। उन्होंने उसकी एक पूर्व प्रेमिका से भी सवाल किया, क्या तुमने हाल ही में रॉजर से बात की है, कोई चिट्ठी या फ़ोन कॉल? महिला ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि ना तो उसने यार्डन को देखा है और ना ही उससे कोई संपर्क हुआ है। एजेंट्स ने जाते जाते उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि अगर कभी यार्डन नजर आए तो तुरंत सूचना दे। लेकिन जैसे ही एजेंट्स वहां से निकले, उस महिला ने अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड को सच्चाई बता दी। उसने माना कि रॉजर यार्डन उसी के घर में छिपा हुआ है, अटारी एटिक में। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड घबरा गया और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यार्डन के पास हथियार हैं या नहीं और क्या वो ऊपर से हमला कर सकता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण था और फिर न्यू मैक्सिको से भागने के 5 हफ्ते बाद आखिरकार अधिकारियों ने रॉजर यार्डन को घेर लिया। वो पकड़ा गया डी काउंट अलाबामा में, वही जगह जहां से उसके अपराधों का सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन इस बार उसके भाग जाने ने पहले हुई डील को पूरी तरह बेकार कर दिया। अब उसे अलाबामा में अपने नए अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। टैलाडेगा में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल डेविड एस्टिस ने यार्डन के खिलाफ केस चलाया। जूरी को फैसला लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सिर्फ 1 घंटे में वे लौटे और रॉजर डेल यार्डन को दोषी ठहरा दिया। उसे पहली डिग्री के 3 अपहरण, पहली डिग्री की 2 डकैतियां और पहली डिग्री की 1 फरारी के मामलों में दोषी पाया गया। सज़ा के तौर पर अदालत ने उसे 5 बार उम्र कैद सुनाई और ये सभी सज़ाएं बिना पैरोल की थीं। अब रॉजर यार्डन अलाबामा की जेल की मैक्सिमम लॉकडाउन यूनिट में बंद है। वहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। उसकी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए लोहे की सलाखों के पीछे ख़त्म होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।